नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश 2024। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत मतदान संपन्नता के साथ। पहले फेज का मतदान झारखंड में आज संपन्न हुआ। बात करें तो सिंहभूम, खूंटी, लोहरदग्गा और पलामू, चारों जगहों पर जबरदस्त मतदान हुआ। लेकिन जबरदस्त होने के बावजूद 2019 से अभी तक के जो आंकड़े बता रहे हैं, 2019 से करीब करीब 3% से 4% मतदान कम हुआ है। लेकिन अभी पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं हुई है। कल दिन में 1 बजे तक निर्वाचन आयोग यह साफ कर पाएगा कि इस बार का मतदान कितना पहुंचा है। अगर अभी तक की बात करें तो 63.35% ये इस बार का ओवरऑल मतदान निकलकर सामने आया। कुल मतदान 63.35 हुआ है। पिछली बार 66% से ज्यादा मतदान हुए थे और हर जगह करीब करीब, अगर पलामू की बात करें तो पिछली बार 64% के करीब मतदान हुए थे। इस बार 60-61% के करीब अभी तक आंकड़े आए हैं। खूंटी में भी वही हालत है, 2 से 3% कम हुआ है। चाईबासा, सिंहभूम में भी वही हालत है। हर जगह 1 से 2% का मतदान, 3%, 4% कम हुआ है। लेकिन ये कम मतदान किसको फायदा, किसको नुकसान, जो सबसे अहम है, क्योंकि एक तरफ चल रही है मोदी की गारंटी, संविधान को बचाने के दावे, आरक्षण पर वार, वहीं दूसरी तरफ चल रहा है विकास का मुद्दा कि दावों पर कितनी खरी उतरी भाजपा, कितना खरा उतरा एनडीए, और घेराबंदी दोनों ही तरफ से कसी जा रही है। दोनों ही तरफ से इस कसती हुई घेराबंदी के बीच कौन कौन कितने सफलतापूर्वक अपने आयाम को प्राप्त कर सकते हैं, सफलतापूर्वक अपनी मंजिल पा सकते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। देखिए पहले यह रिपोर्ट। झारखंड की 4 सीटों पर 63% से ज्यादा वोटिंग। सिंहभूम में सबसे ज्यादा 66% से अधिक मतदान। पलामू में सबसे कम 60% वोटिंग। झारखंड की 4 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। 4 सीटों पर 63% से ज्यादा वोटिंग हुई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में बुलेट पर बैलेट भारी रहा। हालांकि 2019 के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत से गिरावट दर्ज की गई है। 2024 में औसत मतदान रहा 63.35%, जबकि 2019 में था 66.7%। सिंहभूम में 2024 में औसत मतदान रहा 66.11%, वहीं 2019 में 69.26% हुआ था मतदान। खूंटी लोकसभा सीट पर 2024 में 65.82% हुआ मतदान, जबकि 2019 में 69.11% हुआ था मतदान। पलामू में 2024 में 60.59% हुआ मतदान, वहीं 2019 में 66.34% हुआ था मतदान। लोहरदग्गा लोकसभा सीट पर 2024 में 62.6% हुआ मतदान, जबकि 2019 में 66.3% हुआ था मतदान। हालांकि वोटिंग प्रतिशत और बढ़ने के आसार हैं, लेकिन 2019 के मुकाबले खूंटी, सिंहभूम और लोहरदग्गा में करीब 3%, जबकि पलामू में करीब 6% वोटिंग कम हुई है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि कम वोटिंग से किसे फायदा मिला। हालांकि बीजेपी ने दावा किया है कि सभी 4 सीटों पर कमल खिल रहा है। इस प्रकार से झारखंड के लोगों ने उत्साह के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था और विश्वास व्यक्त करने का काम किया है और उत्साह के साथ मतदान करने का काम किया है। तो दूसरी तरफ इस राज्य में चलने वाली ठगबंधन की सरकार, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार, जो हमेशा जनता को धोखा देने का काम किया है, ठगने का काम किया है, इस प्रकार से जनता ने मतदान किया है, उससे स्पष्ट होता है कि झारखंड की जनता ने इस ठगबंधन को नकारने का काम किया है। वहीं जेएमएम ने भी इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 4 सीटों पर हुई वोटिंग से साफ हो गया है कि झारखंड के बाकी सीटों का परिणाम क्या होगा। झारखंड में पहले चरण के चुनाव में वोटरों में उत्साह देखा गया। महिलाएं काफी संख्या में घरों से बाहर निकली और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अर्जुन मुंडा ने खरसावां में अपने परिवार के साथ वोट डाला, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने खूंटी में पूरे परिवार के साथ वोटिंग की। सिंहभूम लोकसभा सीट से जेएमएम प्रत्याशी जोबा मांझी ने
चक्रधरपुर में मतदान किया, जबकि गीता कोड़ा ने भी वोट डाला। लोहरदगा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने लोहरदगा में पूरे परिवार के साथ मतदान किया, जबकि बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव ने गुमला के बिशुनपुर में मतदान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तमाम रिपोर्ट आपने देख ली। हालांकि बहुत मामूली सा अंतर है। 7 बजे जो आंकड़े निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं उसके हिसाब से 2019 के मतदान प्रतिशत थे फिलहाल 3% के कम आंकड़े हैं, लेकिन अभी फोन लाइन पर ये आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं निर्वाचन आयोग को। कल दिन में जब निर्वाचन आयोग पोस्टल बैलेट की गिनती करेगा, तमाम जगहों से ईवीएम का फाइनल जब रिजल्ट आ जाएगा, तब उसके बाद पता चलेगा कि आखिर मतदान क्या रहा। लेकिन अभी तक का जो नजारा है वो यही बयान कर रहा है कि पूरे का पूरा समीकरण करीब करीब 2024 से 2019 का मिलता जुलता रहा है। वोटर्स बाहर आए हैं, पहले भी आए थे। हर बूथ पर 2019 में भी झारखंड के मतदाता काफी जागरूक होकर उन्होंने वोट किया था। 2024 में भी कई जगहों पर यह वोटिंग हुई, लेकिन एक चीज जरूर चौंकाने वाली है, कई ऐसे पोलिंग बूथ थे जहां 50-50 सालों से कभी मतदान नहीं हुआ था। अगर बात चाईबासा की करें तो हेसागेड़ा एक जगह है वहां पर, इसके अलावा वहां पर अन्य 2-3 इलाके हैं जहां पर पहले मतदान नहीं हो पाया था। बूढ़ा पहाड़ के इलाकों में मतदान नहीं हो पाया था। गुमला के कुछ क्षेत्र आते हैं जहां बहुत अति संवेदनशील बूथ थे, वहां पर भी मतदान संभव नहीं हो पाया था कई सालों से, 50 सालों से लगभग। इस बार वहां भी मतदान हुआ, लेकिन मतदान प्रतिशत में कितना बदलाव आता है यह देखना अभी दिलचस्प होगा। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, स्वागत करते हैं। भाजपा से हमारे साथ प्रतुल सहदेव जी है। प्रतुल जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ ऋषिकेश सिंह जी है। ऋषिकेश जी स्वागत है आपका। और आजसू से हमारे साथ आशुतोष तिवारी जी। आशुतोष जी स्वागत है आपका। प्रतुल जी, अभी तक के जो मतदान के आंकड़े बता रहे हैं करीब करीब बराबरी के हैं। लगभग जो 2019 का परिणाम रहा था इन चारों जगहों पर वही इस बार के भी है। ओवरऑल आंकड़ों की भी बात करें तो 2019 में 66.3% मतदान हुआ था पूरे झारखंड से, और अगर इन चारों जिलों की बात करें फिलहाल आज का जो मतदान रहा है तो 63.35% मतदान आज का निर्वाचन आयोग ने 7 बजे ये आंकड़ा जारी किया। अभी फोन लाइन पर ये आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। कई जगहों के आंकड़े बचे हुए होंगे, कई बूथों पर क्योंकि लाइन लगी हुई थी और गेट बंद कर भी मतदान कराया जा रहा था, जो 5 बजे से पहले लाइन पर आ गए थे। और पोस्टल बैलेट की गिनती भी अभी बाकी है, वो भी गिनती करेंगे, उसके बाद कंफर्म हो पाएगा। लेकिन अगर मतदान कम रहता है तो कम मतदान से किसको फायदा किसको नुकसान? प्रतुल जी। अभिषेक जी, हम लोग जब बात कर रहे थे तो अभी इलेक्शन कमीशन ने अपने टर्नआउट ऐप पे जो डेटा अपलोड किया, आपने बिल्कुल सही बताया। 63.37% अब तक की पोलिंग हुई है झारखंड में। खूंटी में 65.95%, लोहरदगा में 62.6%, पलामू में 60.59%, सिंहभूम में 66.11%। ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल डेटा है और मुझे लगता है कि ये रिवाइज भी होता है। इलेक्शन कमीशन थोड़ा समय लेता है। बिल्कुल आपने सही कहा, पोस्टल बैलेट को जोड़ा जाता है, दूर दराज से जो बैलेट बॉक्सेज आते हैं, जैसे आपने बताया कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पहली बार वोटिंग हुई तो वो पार्टी के लौटने में कभी कभी देर रात तक का समय हो जाता है। कहीं कहीं बहुत दूर जगह होती है तो वो रुक जाते हैं, फिर अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं। कहीं कहीं माइंस बिछे होने का अंदेशा होता है तो पैदल आते हैं। तो मुझे लगता है ये फिगर्स को बढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज सच में उन जगहों पर लोकतंत्र का झंडा फहरा जहां आज़ादी के 75 वर्षों तक नहीं फहरा था। आप सोचे, बूढ़ा पहाड़ के उस इलाके में 55-60% वोटिंग की खबरें आ रही है जहां 0% वोटिंग होती थी। इसी तरीके से नवा मुंडी का इलाका जो आपने हेसेगेड़ा का इलाका बताया, उस इलाके में वोटिंग 0% हुई थी पिछले बार। इस बार भी 65-66% वोटिंग हो रही है। यानी जो नक्सलियों का आतंक और तांडव था उसके बीच में बहुत ही शानदार तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था थी। जो ऑपरेशन चला था केंद्र सरकार के नेतृत्व में, राज्य सरकार ने भी उसमें अपना योगदान दिया था, काफी सक्सेसफुल रहा है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक किसी बड़े अप्रिय घटना की, नक्सली वारदात की ईश्वर की कृपा से कोई बड़ी सूचना नहीं आई है। यह मुझे लगता है अपने आप में दिखाता है कि पूरे दुरुस्त तरीके से पूरा इलेक्शन का जो बंदोबस्त था वो किया गया। और अब चलते हैं आज के वोटिंग परसेंटेज पे। देखिए, सबसे ज्यादा वोटिंग अभी के हिसाब से सिंहभूम में हुआ है और खूंटी उसके बाद है, और ये दोनों बहुत ही दूर प्रदेश है। सिंहभूम चाईबासा का तो आप पहले, और न्यूज़ 11 भारत को सबसे पहले बधाई। आपने साहब पहाड़ के बीच से चढ़कर, आपने नदी नाले पार करके, आपके रिपोर्टर्स लाइव थे, ऐसे जगहों से रिपोर्टिंग की जहां पहले शायद कोई दूसरे रिपोर्टर नहीं पहुंच पाएंगे।
तो वो एक सीरियल का फेमस लाइन था ना, वेयर नो मैन हैज डेयर टू गो बिफोर। आज आपकी टीम उन जगहों पर पहुंची और लाइव तस्वीरें दिखाई कि कैसे लोकतंत्र की जीत हो रही है, लंबे लंबे लाइन लगकर हो रहे हैं। और जहां तक वोटिंग के कम परसेंटेज होने का बात है, तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जैसे फाइनल आंकड़े आएंगे तो शायद ये पिछले बार के करीब आएगा। हाँ, ये मैं तो जरूर मान सकता हूं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रवाद और गरीब कल्याण की योजनाओं पर सुनामी चल रही थी, तो अपोजिशन ने बहुत पहले हथियार डाल दिए थे। उनके कैंप में निराशा थी। आप देखें प्रधानमंत्री जी कितने बार आ गए और मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो आज तो खैर इस फेज में उनका कोई आगमन भी नहीं हुआ। राहुल गांधी जी सिर्फ एक बार आए। तो हमारे तमाम बड़े नेता का बहुत बार दौरा हो चुका। ऐसा लगता था कि पूरे देश की तरह झारखंड में भी विपक्ष ने हथियार डाल दिए हैं। और जो वोटिंग कम परसेंटेज हो सकता है, इसका एक आकलन ये हो सकता है कि विपक्षी खेमे में इतनी निराशा थी कि जो उनके कट्टर समर्थक, जो उनके कैडर वोटर थे, उन्होंने निकलना भी मुनासिब नहीं समझा कि साहब भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हो रही है तो क्यों जाए। मुझे लगता है कि जो टेनिस में कहते हैं ना, मैच खत्म होने के बाद गेम सेट एंड मैच, तो गेम सेट एंड मैच ओवर हो गया पोजीशन के लिए। 4-0 की बढ़त लेंगे साहब हम लोग। जैसे हमें फीडबैक्स आ रहे हैं कार्यकर्ताओं से, जैसे हमें फीडबैक आ रहे हैं हमारे फील्ड में एजेंट से, जो प्रत्याशी हैं, लगातार फीडबैक हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का वॉर रूम है, कंट्रोल रूम है, वहाँ पे केंद्रीय कंट्रोल रूम में आ रहा है, उस हिसाब से हम लोगों ने बहुत अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम दिया है। जी, भाजपा का दावा है कि 4 के चारों सीटों पर कमल खिलने वाले हैं। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह हमारे साथ हैं। ऋषिकेश, दावे आपके तरफ से भी हजार हैं, आंकड़े आप भी बयान कर सकते हैं। दावों का इंतजार दर्शक भी समझना चाहते हैं कि आखिर रुझान किस तरफ जा रहा है। ऋषिकेश। अभिषेक जी, आज 4 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव संपन्न हो गया झारखंड में चौथे फेज में। और पिछले बार का जब आप देखेंगे 2019 का रिजल्ट, तो खूंटी 1400 वोट से कांग्रेस हारी थी, लोहरदगा लगभग 10 से 11 हज़ार वोट से हारी थी, और चाईबासा हम लोग जीते थे, पलामू एक मार्जिन था। लेकिन पिछले 10 वर्षों का मोदी जी का जो कार्यकाल रहा जी, जिस कदर बेरोजगारी बढ़ी, जिस कदर महंगाई बढ़ी, जिस कदर महिलाओं का सुरक्षा नहीं कर पाए मोदी जी, और किसानों की जितनी समस्याएं थी जस की तस पड़ी, आज उसके लिए वोट पड़ा और उसके विरोध में वोट पड़ा और महागठबंधन की तरफ वोट पड़ा जी। 4 का 4 सीट आज भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, लेकिन 4 जून को ये 4 सीट हारने जा रहे हैं। क्यों हारने जा रहे हैं? क्योंकि झारखंड की सरकार एक अच्छी सरकार काम की है जनता का, और वो काम को देखकर झारखंड के लोग आज वोट कर रहे हैं। अब जब वोट का बात आ रहा है अभिषेक जी, तो एक वोट से संबंधित इतिहास में बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उस समय 3 रेजोल्यूशन पास किया कांग्रेस ने। एक अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, दूसरा प्रोटेस्ट की आज़ादी, और तीसरा सभी को वोट का अधिकार। अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रोटेस्ट का अधिकार और सभी को वोट का अधिकार 1931 में। विश्व में कहीं नहीं था सभी को वोट का अधिकार। और जब देश आजाद हुआ अभिषेक जी, तो कांग्रेस पार्टी इसको इम्प्लीमेंट करने का काम की जी। जब वोट पहली बार 1952 में पड़ा, तो देश में सभी को वोट का अधिकार दिया गया। क्यों दिया गया था? कि एक संविधान बना देश में, और संविधान में बहुत सी सुविधाएं देश के नागरिकों को दी गई, आरक्षण दिया गया। और आरक्षण को बचाना था तो वोट ही बचा सकता है, संविधान को बचाना था तो वोट ही बचा सकता है, लोकतंत्र को बचाना था तो वोट ही बचा सकता है। तो वोट देने का सबसे पहला शुरुआत जब बात हुआ, तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में हुआ। ये जानकारी देश को रखना चाहिए। और आज़ादी के बाद पहला इलेक्शन में पहला देश भारत था जो सभी को वोटिंग का अधिकार दिया। और 1989 में वोटिंग का अधिकार 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करने का काम किया कांग्रेस सरकार। और उसी का नतीजा है कि आज जो हमारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, तो वोट के अधिकार से है। आज जनता ने अपना वोट का अधिकार का उपयोग किया। लगभग आप बता रहे हैं कि 63%, लेकिन कल तक 1-2% आंकड़ा बढ़ेगा। बैलेट पेपर और कई जगह का अभी मशीन नहीं पहुंच पाता है, सुदूरवर्ती इलाका का बढ़ेगा। और ये वोट दिखाता है, अगर मोदी जी के पक्ष में वोट पड़ती है अभिषेक जी, तो 75-85 जाती। लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर होता है, एक वोटर होता है भाजपा का अपना, एक होता है कांग्रेस का गठबंधन का अपना, और एक होता है फ्लोटिंग वोटर जिसको बोलते हैं, जो हवा के साथ बहती है। उनमें निराशा था देश में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के। और 10 वर्ष से जिस तरह का कार्यकाल मोदी जी का रहा,
विफल कार्यकाल, उसको लेकर निराशा था। वोटिंग परसेंटेज इसीलिए पिछले बार के बराबर रहा या तो उससे कम रहा। अगर मोदी जी का काम बोलता तो वोटिंग परसेंटेज 75 से 80 होता। ये वोटिंग दिखा रहा है कि 4 का 4 सीट भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। और झारखंड से जो आज शुरुआत हुई है, देखिएगा जब लास्ट फेज का चुनाव होगा तो 4 जून को 14 का 14 सीट ही हारेंगे। झारखंड की सरकार अच्छा काम की, उसका परिणाम है कि लोग महागठबंधन की तरफ हैं। और आदिवासी इलाकों में भी आज वोटिंग थी, 4 सीट रिजर्व सीट में वोटिंग चल रही थी आज। एक अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति। और आदिवासी समाज में नाराजगी है कि आदिवासी समाज का एक मुख्यमंत्री काम कर रहा था, उस पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जेल में डालते हैं और चुनाव के समय जेल में डालते हैं। जब आरोप बहुत पहले से आता तो पहले से भी डालते, लेकिन ऐन वक्त चुनाव के समय जेल डालना इनको घातक पड़ा। पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर दी भारतीय जनता पार्टी। आज आदिवासी समाज के लोग बढ़ चढ़ करके, ऐसे तो सभी वर्ग के लोग और आदिवासी समाज के लोग बढ़ चढ़कर महागठबंधन को वोट किए। और 4 जून को यहाँ पर हम लोग सब रहेंगे। देखिएगा चारों सीट महागठबंधन जीतने जा रही है। ऋषिकेश जी, निश्चित तौर पर शुभकामनाएं हैं आप सभी दलों के साथ। आप सब लोग आए हैं, सब लोग अपने अपने आप अपना प्रयोग कर सकते हैं अपने अधिकारों का। लेकिन जहां तक बात करें वोटर्स का बढ़ने पर, वोटर के घटने पर और वोटर के बढ़ने पर, तो मतदान का प्रतिशत कमोबेश वही रह गया। अगर बात करें राज्य सरकार की विफलताओं की, सफलताओं की बात करें, भ्रष्टाचार पर, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, तो भाजपा का चुनावी मुद्दा भी इस बार भ्रष्टाचार पर वार ही रहा। अब ये कितना असरदार होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन फिल वक्त जो स्थिति नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं बैलेंस स्थिति है आप सभी दलों के लिए, जो मीडिया की नजरों से हमें दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि 14 की 14 सीटों पर दावे जो आप तमाम दल कर रहे हैं, ये कहीं से किसी का मंसूबा सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आशुतोष तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, ऋषिकेश जी ने अभी कहा कि राज्य सरकार ने जो बेहतरीन काम किए हैं उनको देखते हुए लोकसभा चुनाव में जनता ने मतदान किया। एक आदिवासी नाराज है भाजपा से कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर इस तरीके की कार्रवाई हुई, आदिवासी मुख्यमंत्री पर कार्रवाई हुई। जो अनुसूचित जनजाति का रिजर्व सीट है तो वहां से तो भाजपा से और आजसू से भी चुनाव लड़ने वाले आदिवासी ही रहेंगे, वो भी आदिवासी होंगे। जो INDIA की तरफ से लड़ेंगे वो भी आदिवासी होंगे, जो NDA की तरफ से लड़ेंगे वो भी आदिवासी होंगे। तो आदिवासियों की नाराजगी को किस तरीके से कैच कर लेगा कोई भी दल? आशुतोष जी, देखिए, खोखले दावे तो कहीं से भी किए जा सकते हैं, लेकिन जो आदिवासियों की बात है और आदिवासियों की नाराजगी की बात है वो कहीं से नहीं है। अभी जो 4 सीटों में चुनाव हुई है उसमें से 3 सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है और तीनों सीट NDA लेके आ रही है और पिछले चुनाव 2019 से ज़्यादा मार्जिन से लेके आ रही है। यहाँ पर वोट प्रतिशत कम होने का कारण भी झारखंड सरकार है और आदिवासी विरोधी और झारखंड विरोधी नीति है। अभी बेरोजगारी यहाँ बढ़ी है, उससे पलायन की संख्या बढ़ी है, उसके कारण वोट प्रतिशत में कमी आई है। अभी अगर बात करें तो बालू घाटों की, बालू के घाट बंद कर दिए गए हैं, घर मकान बन रहे थे, जिस तरह से वहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे थे, रोजगार मिल रहे थे, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रही है। तो अच्छे प्रदेशों में यहाँ से पलायन हो रहा है, गुजरात जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, MP जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। पहले जहाँ से लोग यहाँ आते थे, अभी का परिदृश्य बदला है और लोग यहाँ से पलायन कर गए। इसके कारण थोड़ी बहुत मतों में अंतर आया है प्रतिशत का, लेकिन रिजल्ट NDA का पक्ष में आएगा। और रुझान नहीं बल्कि हम ग्राउंड रिपोर्ट मेरी यही है, हमारी दल की यही है कि हम इन 4 के 4 सीटों पर जीत के आ रहे हैं और पिछले 2019 से अच्छे मार्जिन से आ रहे हैं। चलिए, सभी दलों के दावे आपने सुन लिए, वादे आपने सुन लिए। प्रतुल जी, निश्चित तौर पर मतदान के प्रतिशत में तो कमी देखी ही जा रही है, लेकिन एक और बड़ी हलचल हुई है। दूसरे फेज में चुनाव होने हैं चतरा में, हजारीबाग में और कोडरमा में। हजारीबाग में जयंत सिन्हा परिवार पिछले 4 टर्म से 2 बार यशवंत सिन्हा और 2 बार जयंत सिन्हा सांसद रहे हजारीबाग के। पहले यशवंत सिन्हा ने पार्टी छोड़ा, फिर जयंत सिन्हा का टिकट कटा। हालांकि जयंत सिन्हा ने इसमें कोई नाराजगी नहीं जताई, लेकिन आज उनके सुपुत्र आशीष सिन्हा ने भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के कार्यक्रम में कांग्रेस ज्वाइन किया। आखिर भाजपा के मजबूत कैडर इस तरीके से टूटकर बिखर रहे हैं, वो भी चुनाव से पहले। प्रतुल जी, मुझे ये जानकारी नहीं है कि जयंत सिन्हा जी के पुत्र जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के
प्राथमिक सदस्य भी हैं कि नहीं है, इसलिए मैं इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अब किसी व्यक्ति का पुत्र क्या कर रहा है उसके लिए उसका पिता जिम्मेवार हो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति का अपना स्वतंत्र विचारधारा होता है। अगर उन्होंने कांग्रेस को दामन थामा तो हमारी शुभकामनाएं। हमें कोई अंदाज़ा नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर भी थे कि नहीं। अब लौटते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने 2-3 बातें कही। आरक्षण को लेकर कहा कांग्रेस ने आरक्षण लागू किया, दूसरा कहा कि 1931 में वोटिंग फॉर ऑल किया, संविधान की बातें की, तरह तरह की बातें की। देखिए 1947 में देश बंटने के पहले 2 बड़ी घटनाएं हुई। जिन्ना, जिस समय पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जिन्ना को और नेहरू जी को दोनों को कहा गया, जिन्ना के तो हम प्रबल विरोधी रहे हैं शुरू से, दोनों को कहा गया साहब आप अंतरिम सरकार का नेतृत्व कीजिए। जिन्ना ने मना कर दिया, लेकिन नेहरू जी ने सितंबर 1946 को क्वीन विक्टोरिया के प्रति आस्था लेते हुए यूनियन जैक झंडे के समक्ष ब्रिटेन के प्रति आस्था की शपथ ली। ये अंतरिम सरकार थी 1946 में। तो ये क्या हड़बड़ी थी? एक जो हम जिसे देश का द्रोही मानते हैं जिन्ना, उसने क्वीन विक्टोरिया के प्रति शपथ लेने से मना कर दिया। लेकिन नेहरू जी को क्या हड़बड़ी थी प्रधानमंत्री बनने की कि अंतरिम सरकार में ही सितंबर 1946 में प्रधानमंत्री बन गए। और दूसरी बात, इन्होंने आरक्षण की तो आरक्षण तो एक बड़ा मुद्दा है। एक इन्होंने फैलाने की भी कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रही। हमने तो दिखा दिया था कि कर्नाटक में किस तरीके से पिछड़ों के भी आरक्षण में ये मुसलमानों को घुसाकर हक दिलाना चाह रहे थे। दूसरा, एक तो उनको जवाब देना चाहिए कि 1980 में जब बीपी मंडल ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट जमा कर दी थी, तो लगभग 5 वर्षों तक स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और 5 वर्षों तक उसके बाद राहुल गांधी की ब्रूट मेजॉरिटी की सरकार, जितनी सीटें आज तक किसी ने नहीं जीती, वो सत्ता में थी साहब। तो 10 वर्षों तक क्यों मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रखा गया? और जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो क्यों 1990 के सितंबर में लोकसभा में राजीव गांधी ने पॉइंट बाय पॉइंट मंडल कमीशन का विरोध किया और इसको देश को बांटने वाला कहा? तो जो आरक्षण के बारे में बोलते हैं, संविधान के बारे में बोलते हैं, देश के बारे में बोलते हैं, एक बार थोड़ा सा अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक कर लीजिए। और कांग्रेस तो लगता था अंग्रेजों के साथ फ्रेंडली फाइट कर रही है साहब। एक बड़े कांग्रेस नेता का नाम बता दीजिए जिसकी अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन में जिसकी मृत्यु हो गई हो। एक सिर्फ लाला लाजपत राय थे। 30 अक्टूबर 1928 को वो लाठीचार्ज हुआ था साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में, जिसके बाद 1 महीने के बाद उनकी मौत हो गई, शहादत हो गई। और उनका बदला चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव ने लिया था। कांग्रेस ने मौन धारण कर लिया। तो ये तो कांग्रेस लग रहा था कि सत्ता की फ्रेंडली फाइट कर रही है साहब। नेहरू जी जेल में थे, तमाम सुविधाएं मिलती थी, उनको 3 रूम का बैरक मिला था। उन्होंने तो अपनी पुस्तक में लिखा, पुस्तक लिखने की छूट थी। तो कांग्रेस इतना आज़ादी और इनका देश प्रेम का हमें पाठ ना पड़ा है। हाँ, आज का जो वोटिंग परसेंटेज है, मैंने आपको पहले भी बोला कि ये एक तरीके से लोकतंत्र की जीत है। उन दोनों स्थानों से मतदान हुआ जहां कभी लोगों ने ईवीएम नहीं देखा था। ईवीएम की तो बात छोड़िए, बैलेट पेपर के ज़माने में भी उन इलाकों में वोटिंग नहीं होती थी। हाँ, मानता हूं मैं कि हम 45% लाकर पिछले लोकसभा चुनाव में खुटी जीते थे और 46% लाकर लोकसभा चुनाव में हम लोहरदगा जीते थे। और सिंहभूम जो कांग्रेस दावा करती है कि इनकी सिटिंग सीट थी, तो साहब वहाँ मुझे लगता है गीता कोड़ा जी का व्यक्तित्व कुछ ज़्यादा वहाँ प्रभावी था, कांग्रेस का संगठन कम था। लेकिन इस बार जो राष्ट्रवाद का एजेंडा हमने बढ़ाया, 370 हटा, 35 से हटा, ट्रिपल तलाक हटा, गरीब कल्याण की योजनाएं बढ़ी, जिस तरीके से जनधन खाता, उज्ज्वला योजना, 20,000 करोड़ का कॉर्पस फंड आदिम जनजाति के लिए जो हमने तमाम योजनाएं लागू की, विश्वकर्मा योजना, 43 करोड़ मुद्रा लोन, इससे हमें लगता है कि ये दोनों सीटों पर भी हम बहुत कंफर्टेबली जीतेंगे। और सिंहभूम तो एक इतिहास रचेगा मार्जिन का। और पलामू को तो ये भी गिव अप कर चुके हैं कि पलामू में जीत का मार्जिन ज़्यादा था साहब। पलामू में मुझे लगता है 5 लाख का इस बार हम मार्जिन क्रॉस करने वाले हैं। और जो खुटी और लोहरदगा की सीटें हैं, ये टच एंड गो रही हैं पिछले 1-2 चुनावों से। कड़िया मुंडा जी के समय में 90-80 हज़ार के वोटों का डिफरेंस जरूर रहा था, लेकिन पिछले बार एक धर्म विशेष का संडे के दिन में जो एक प्रेयर्स होता है उसके द्वारा ध्रुवीकरण का प्रयास किया गया था, जिसके कारण ये मार्जिन घटा था। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है इस बार इलेक्शन कमीशन ने सख्ती की और कोई फतवे जारी नहीं हुए संडे के प्रेयर्स के बाद, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार खुटी में भी 1 लाख का मार्जिन हम पार करेंगे जीत का। बहुत दावे जी, दावे कई बड़े हैं, पलामू से लेकर खूंटी तक के दावे प्रतुल शाहदेव कर रहे हैं। ऋषिकेश, सवाल तो कई हैं, लेकिन जो सबसे अहम सवाल कि प्रथम चरण के चुनाव जो संपन्न हुए, इसमें अगर बात करें तो अगर सिंहभूम चलते हैं तो सिंहभूम में गीता कोड़ा कांग्रेस की प्रत्याशी रही थी, पिछली बार अच्छे मतों से जीत हासिल किया था उन्होंने, 70-72 हज़ार वोटों से जीती थी।
इस बार भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। खूंटी आ जाएं, आपके प्रत्याशी गठबंधन के प्रत्याशी वहां से कालीचरण सिंह मुंडा है, लेकिन जेएमएम से ही पूर्व विधायक बसंत लोंगा ने नामांकन कर दिया। पार्टी ने उनको निष्कासित भी कर दिया है, जिसका एक खास वर्ग पर काफी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं लोहरदगा की बात करें तो वहां भी आईएनडीआईए के प्रत्याशी सुखदेव भगत हैं, लेकिन वहां से चमरा लिंडा को प्रत्याशी घोषित कर दिया। निर्दलीय प्रत्याशी उन्होंने खुद को घोषित कर दिया। चमरा लिंडा को निलंबित किया गया, जेएमएम ने निलंबित कर दिया। एक त्रिकोणीय मुकाबला खूंटी और लोहरदगा दोनों जगह दिखाई दे रहा है। अगर बात करें पलामू की, पलामू सीट पर कांग्रेस और आरजेडी को लेकर शुरू से जिच चल रही थी, लेकिन बाद में आरजेडी को वो सीट मिला। आरजेडी ने पलामू का सीट लिया, चतरा से केएन त्रिपाठी साहब ने सीट लिया, केएन त्रिपाठी साहब को आप लोगों ने टिकट दिया। लेकिन बावजूद उसके सत्यानंद भोक्ता चतरा में दिखाई देते रहे। कांग्रेस कहीं भी खड़ी नहीं दिखाई दी। ममता भूइयां के साथ प्रदेश कमेटी से लेकर आला कमान तक कोई भी पलामू का दौरा किसी ने नहीं किया। कहीं ना कहीं आरजेडी वो लड़ाई अकेले लड़ता रहा और आज आरजेडी ने उसमें मतदान भी संपन्न हो गया। आज चतरा 15 मई को तेजस्वी यादव केएन त्रिपाठी के प्रचार में भी आ रहे हैं। ये कैसा गठबंधन है जो हर जगह से कांग्रेस को ही नुकसान देता दिखाई दे रहा है और जहां मौका मिल रहा है कांग्रेस भी नुकसान कर दे रही है। ऋषिकेश, नहीं, ये अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहा कि पलामू में कांग्रेस का लोग साथ नहीं दिए। पूरा कांग्रेस पार्टी बूथ से लेकर के और जहां तक प्रचार, डोर टू डोर कैंपेन और रैली हुई, सब जगह बराबर की भागीदारी रही और पार्टी को जिताने के लिए, महागठबंधन को जिताने के लिए सारे दल एकजुट होकर काम कर रहे हैं। मैं कुछ बात जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने उठाए उस पर बोलना चाहता हूँ। देश की आज़ादी के समय बात कर रहे थे, पंडित नेहरू जी पर ये सवाल खड़ा कर रहे थे और इसके बाद कई और मुद्दे उठाए। मैं बताना चाहता हूँ कि सन 1942 में हिंदू महासभा वही जिन्ना के साथ जो देशद्रोही ये भी मानते हैं, आज भी मानते हैं, अभी बोले कि देशद्रोही मानते हैं, जो देश बांटने का काम किया जिन्ना, उसी जिन्ना के सरकार में हिंदू महासभा सरकार बनाई। उसमें मंत्री कौन बने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी? भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक। उन्हीं के मार्गदर्शन पर आज पार्टी चल रही है। जब सत्ता चाहिए था तो एक देशद्रोही के साथ ये सरकार बना लिए और पंडित नेहरू पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पंडित नेहरू देश की आज़ादी के लिए 9 साल जेल में रहे। पंडित नेहरू पर सवाल उठाने का मतलब है, उनके बारे में कुछ अनाप शनाप बोलने का मतलब है कि देश के बारे में आप बोल रहे हैं। देश की आज़ादी में 9 साल जेल में रह करके उन्होंने लड़ाई लड़ी और आप क्या कर रहे थे? एक देशद्रोही के साथ हिंदू महासभा सरकार बना रही थी, विंध्य में बना रही थी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में बना रही थी और बंगाल में बना रही थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें मंत्री थे। बात करते हैं चाईबासा की। चाईबासा में गीता कोड़ा जी 2014 में कोई भारत समानता पार्टी था उनका, उससे लड़ी, हार गई। 19 में वो कांग्रेस में आई, तब लोकसभा चुनाव जीती, आज पुनः भाजपा में चली गई। 4 जून को देखिएगा सबसे बड़ा मार्जिन चारों सीट में गीता कोड़ा का हारने का होगा। जनता जो है बर्दाश्त नहीं करती है कि 4.5 साल, 4.5 साल आप वहाँ रहें, चुनाव के समय आप भाग जाएं। गद्दारों को जनता माफ नहीं करती है। जनता के पास 5 साल में यही अधिकार आता है अभिषेक जी, जो गद्दार को और निकम्मों को जगह पकड़ाने का काम करती है जनता। तो जेपी पटेल को क्या कहेंगे साहब? जेपी पटेल पर हमने कोई दबाव नहीं डाला, कोई लालच नहीं दिया। जनता को कैसे बताइएगा? ये भी तो कहते हैं गीता कोड़ा पे जनता को उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में दबाव दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी जो विचारधारा को लेकर वो गए थे उस पर काम नहीं कर रही है, न रोजगार पर काम कर रही है, न महिला सुरक्षा पर काम कर रही है, न किसानों के ऊपर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा, नीति, सिद्धांत से दूर हो गई। सिर्फ तानाशाही करना जानती है, किसानों को कुचलना जानती है। मणिपुर में महिलाओं का नेकेड परेड होता है, उस पर मौन धारण करना जानती है। भारतीय जनता पार्टी के आज का जो सरकार है, न नीति है न नियत है। देश में जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से महंगाई है, महिलाओं को आपने देखा होगा कि 100 दिन अनशन करना पड़ा, कीले ठोक दिए सड़क में। ये कौन सा न्याय है? क्या कील ठोक रहे हैं? इन आरोपों के लिए तो ऋषिकेश अभी समय है, अभी 3 फेज के चुनाव बचे हैं। मुझे खूंटी और लोहरदगा समझा दीजिए। आपने चाईबासा क्लियर कर दिया, आपने पलामू साफ किया। हालांकि पलामू में मेरा अभी भी मतभेद है। जो ग्राउंड रिपोर्ट कहता है पलामू का भी सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। 4 जून का तो फैसला होगा। मैं आज जमीनी हकीकत आपको बता रहा हूँ। खूंटी का बात सुन लीजिए। जिस लोंगा को आप, पूर्व विधायक लोंगा जी को आप इतना बड़ा नेता बता रहे हैं, 10,000 वोट उनका पार नहीं करेगा। महागठबंधन जमीन पर एकजुट है
महागठबंधन के नेता एकजुट हैं। और पिछली बार जो खूंटी की जनता ने थोड़ा सा कम मतदान किया था कालीचरण मुंडा को, उनको जिताने के लिए तमाड़ से लेकर के कोलेबिरा सिमडेगा तक एकजुट होकर वोट किए। और ये कह रहे हैं कि संडे को प्रार्थना होता है, डायरेक्ट रूप में क्रिश्चियन समाज को बोला जा रहा है। क्रिश्चियन समाज के बारे में संडे को कौन प्रार्थना करता है? क्रिश्चियन समाज के लोग प्रार्थना करते हैं। इनकी मानसिकता किसी धर्म किसी जाति के लिए अच्छी नहीं होती है। कभी टोपी पहना के हिंदू को मुसलमान साबित करते हैं। रांची की घटना आपको पता है, उरांव को, आदिवासी समाज का गरीब आदमी को, एक महतो को टोपी पहना के बोले कि बोलना कि तुम मुसलमान हो। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक उस मीटिंग में थे, जिला अध्यक्ष उस मीटिंग में थे। उस पर क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी कि तुम हिंदू को टोपी पहना के मुसलमान बनाने लगे? देश के प्रधानमंत्री देश के लोगों को तो टोपी पहना रहे थे, आप हिंदुओं को टोपी पहना के मुसलमान बनाने लगे। ये कहाँ का न्याय है? और आपको लोहरदगा सीट जान जाइए, लोहरदगा सीट में चमरा लिंडा जी को जो आप फैक्टर बता रहे हैं, आज आप ग्राउंड रिपोर्टर से पूछिएगा, ऑफ कैमरा पूछिएगा तो बता देंगे कोई फैक्टर नहीं थे। बिशुनपुर में भी कांग्रेस पार्टी लीड करेगी और लोहरदगा भी कम मार्जिन से हम लोग हारे थे। लोहरदगा इस बार बड़ी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। 4 की 4 सीट 4 जून को चौथे फेज में जो झारखंड में हुई है, चारों हम लोग जीतने जा रहे हैं। प्रतुल जी जल्दी बात पूरी कीजिएगा, आशुतोष जी के पास चलूंगा। देखिए, देश को 55 वर्षों तक इन्होंने टोपी पहनाया। ये बड़े चतुराई से इन्होंने ये इस बात का जवाब नहीं दिया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 वर्षों तक क्यों दबा दिया। और जो हिंदू महासभा के बारे में बोल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का आधुनिक रूप हो सकती है। हिंदू महासभा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसके बाद जो पहली जो सरकार बनी थी 1952 में, उसमें वो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे साहब, नेहरू जी के कैबिनेट में। तो उस समय क्या नेहरू जी काफ़ी, और नेहरू जी से कश्मीर के मुद्दे पे मतभेद, जो स्पेशल स्टेटस देने की बात हुई, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। संदेहास्पद स्थिति में उनकी मौत हुई और आज भी उस मौत पे रहस्य पे पर्दा नहीं उठा। तो कांग्रेस तो सिस्टमेटिक रूप से एक तरीके से जो हमारे बड़े नेता थे कहीं ना कहीं टारगेट करती थी। दीनदयाल उपाध्याय साहब, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर उतरते संदेहास्पद स्थिति में उनकी मौत हो जाती है। किस तरह की बातें होती थी कांग्रेस की सरकार में। होमी जहांगीर बाबा, जिन्होंने पहली बार एटम बम की कल्पना की थी, जब वो जाते हैं तो उनकी भी संदेहास्पद स्थिति में हिमालय के जो पहाड़ थे उनमें उनका प्लेन क्रैश करने की बातें आती हैं, जबकि प्लेन तकनीकी रूप से बिल्कुल ठीक बताया जा रहा था जब उसने टेक ऑफ किया था। तो कांग्रेस के समय ये जो मौतें हुई थी, इसका तो आज तक खुलासा नहीं हो सका। बहरहाल हम लाल बहादुर शास्त्री जैसा अहम नाम भी उसमें शामिल है। हाँ जी बिल्कुल, वो भी आज तक उनका भी खुलासा नहीं हुआ। देखिए, जो नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं ना, ये नॉन कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उनको बहुत जिल्लत झेलना पड़ा है। पिछड़ों की बात करते हैं, 10 वर्ष तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जिन्होंने दबा कर रखा, आज किस तरीके से पिछड़ों की माइती होती है। फाइनल बात, सीताराम केसरी जी की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी किताब में लिखा, उनके पुत्र के संस्मरण में, कि 3 घंटे तक उनका डेड बॉडी कांग्रेस दफ्तर के बाहर पड़ा रहा, खड़ा रहा पूरे काफिले में, लेकिन सोनिया गांधी जी के परमिशन नहीं देने के कारण वो अंतिम यात्रा के लिए भी अंदर नहीं जा पाए। पीवी नरसिम्हा राव, उनकी भी डेड बॉडी को कांग्रेस दफ्तर नहीं जाने दिया गया, यह भी साफ लिखा है पुस्तक में। तो यह कैसा न्याय कि अगर कोई गांधी परिवार के बाद का अध्यक्ष बनता है कांग्रेस का, या राष्ट्रीय या प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो उसके साथ ऐसा, जबकि पीवी नरसिम्हा राव को हमारी सरकार ने भारत रत्न दिया, इन्होंने तो गुमनामी में उस पूरे परिवार को, उस शख्सियत को ढकेल दिया था। बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं साहब कि बाबा साहब के आदर्श पे चलते हैं, तो नवी मुंबई का जो पहला चुनाव था देश का, उसमें कांग्रेस ने क्यों उनके पीए नारायण जी को खड़ा किया और क्यों नेहरू जी ने मुंबई कैंप करके उनके खिलाफ प्रचार करके हराने का काम किया। जी, पुरानी बातें हैं, इतिहास कांग्रेस का एक्सपोजर, बांद्रा में जब उपचुनाव हुआ उसमें भी वो खड़े हुए, उसमें भी कांग्रेस ने हराया। इतिहास की जंग आखिर कब तक लड़ते रहेंगे? आरोप प्रत्यारोपों की लंबी फहरिस्त हर बार निकलेगी। आशुतोष तिवारी जी, इस चुनाव की बात करें, इस चुनाव में एक तरफ संविधान बचाने की मुहिम चलती रही, पहले फेज के चुनाव संपन्न हो गए, अभी बाकी फेज बचे हुए हैं। दूसरी तरफ आरक्षण पर वार होता रहा। संविधान को किससे खतरा है, जनता को अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिर संविधान को एनडीए से खतरा है कि यूपीए से खतरा है। आरक्षण की बात करें तो बीजेपी का और एनडीए का साफ कहना है कि आरक्षण छीनकर कर्नाटक के तर्ज पर पूरे स्टेट में आरक्षण को लाना चाहते हैं, हर जगह पे आरक्षण लाना चाहते हैं। राहुल गांधी साहब ने मन से कहा कि आरक्षण 50% से ऊपर कर देंगे। उन्होंने कहा 1 लाख रुपया हर महिला को देंगे। ये कई सारे दावे हैं, लेकिन इन दावों के बीच हकीकत क्या निकल कर आता है? एनडीए का मुद्दा भ्रष्टाचार पर वार तो रहेगा, लेकिन विकास के दावे भी तो जनता इंतजार कर रही है। आशुतोष जी, भारत के इतिहासशाली गौरव गाथा को हमेशा से इतिहासकार कुचलते आए हैं, और इसलिए इतिहास पे न जाके अभी जो वर्तमान परिवेश में जो दिख रहा है
इसके अनुसार जो दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा संविधान बचाने के लिए, संविधान को खतरा है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से लाख 2 लाख के भीड़ में, लाखों लाख के भीड़ में, शीशे में सभा में ये बातें दोहराई हैं यहाँ पर आके लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में कि जब तक एनडीए की सरकार है, जब तक मोदी जी हैं, जब तक मोदी जी जीवित हैं, तब तक संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और न करने दिया जाएगा। जिस प्रकार से आंध्रा कर्नाटका की बात की जाती है, उस प्रकार के दावों को खोखला साबित किया जाएगा और निश्चित तौर से जो संविधान रच के गए हैं बाबा साहेब, उसकी रक्षा की जाएगी। विकास के दावों पर आप कुछ बता रहे थे। बहरहाल मैं लौटता हूं तुरंत। प्रतुल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? वक्त एक ब्रेक का हो गया है। प्रतुल जी, चुनाव में जो सबसे ज्यादा अहम होता है, एंटी इनकम्बेंसी से लड़ना होता है, इस चुनौती को निपटना होता है। बात करें अगर पलामू की, तो बीडी राम साहब का घोर विरोध हुआ कई जगह पर। आज भी चैनपुर में पूरे चारों जो फेज हुए, जहां चारों जगह पे इलेक्शन हुए, चारों जगह में केवल एक पलामू डिस्टर्ब हुआ, हल्की झड़प हुई, वो भी बीडी राम साहब के क्षेत्र में। और माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि जनता उनको नकार रही है। प्रतुल जी, देखिए, ये कयास लगाना बहुत ही गैर वाजिब होगा। अगर 50-60 लोग खड़े होकर किसी का विरोध कर रहे हैं तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है कि वो किसी पार्टी विशेष के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, जहां 14, 15, 17 लाख वोटर्स हैं, या जहां की आबादी 25-30 लाख हो, जिस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी की वोटरों की संख्या 15-17 लाख हो, तो 50 व्यक्तियों के द्वारा ऐसा प्रोटेस्ट पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी से जोड़कर देखना मुझे लगता है बेमानी सी बात होगी। और जिस तरीके की बातें कर रहे हैं ना, पलामू में या पूरे देश में बात करें तो प्रो इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर होता है साहब। आप देखें, इस बार देश में एक ही चेहरा चुनाव पे दिख रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी को, मैं बार बार उस फैक्टर का जिक्र करता हूं जिसको इलेक्शन की दुनिया में बहुत तरजीह दी जाती है, टीना, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो टीना फैक्टर इस बार नरेंद्र मोदी जी के लिए लागू है कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने जो कहा, राष्ट्रवाद का एजेंडा, गरीब कल्याण का एजेंडा, मैं दोहराना नहीं चाहता, सबको पूरा किया साहब। तो देश को अब इंतजार है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिसकी भी हम बात कर चुके हैं, अपने मैनिफेस्टो में ला चुके हैं। हमने जो तमाम सारी बातें की, देखिए मुद्रा लोन को लोग बड़े लाइटली लेते हैं। मुद्रा लोन की अपर लिमिट 10 लाख रुपए है, तो ये कह के कि पकौड़ी तलने वालों को दिया जा रहा। साहब, पकौड़ी तलना और चाय बेचना क्या गुनाह है? क्या वो पेशा नहीं है? कोई चोरी तो नहीं कर रहा? कम से कम स्वाभिमान के साथ तो बेच रहा। मैं कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को देखता हूं जो मजाक उड़ाते थे। मणिशंकर अय्यर ने इसकी शुरुआत की थी, कहा था कांग्रेस अधिवेशन में क्या है, चाय वाले का क्या काम है प्रधानमंत्री बनने का? चाय वाला आए कांग्रेस अधिवेशन के बाद चाय बेचे। तो अब उसके बाद इस तरह की सोच हो, पकौड़ी तलने पर भी बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जाहिर की। किस बात की आपत्ति साहब? ये लोग स्वाभिमान से, मेहनत से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। और मुद्रा लोन को जो लोग लाइटली लेते हैं ना, 10 लाख रुपए का लोन किसी छोटे व्यवसायी के लिए कम नहीं होता, और बिना गारंटी के। आपको घर गिरवी नहीं रखना, खेत गिरवी नहीं रखना। इसी तरीके से विश्वकर्मा योजना में आप एक नाई की दुकान चला रहे हैं, अगर आपको 2-3 लाख रुपए की सहायता मिल जाती है तो आप अपने सैलून को अपग्रेड कर सकते हैं, आप अपने जितने इक्विपमेंट्स हैं उनको अपग्रेड कर सकते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं बिना किसी गारंटी के। तो प्रधानमंत्री जी ने जो लगातार रोजगार देने का काम किया, और देखिए अब तो हमने मुद्रा लोन में प्रॉमिस किया अभिषेक कि ये 10 लाख के जो लिमिट है इसको बढ़ाकर हम 20 लाख कर देंगे। तो अब तो इसका दायरा जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ रहा है। तो बस एक मैं आपको खाली चीज बताता हूँ, एक भ्रम हमेशा कांग्रेस फैलाती है। कांग्रेस ने 2 बातों पर जवाब नहीं दिया। हम हमेशा कहते थे कि सलमान खुर्शीद और उनकी जो नीज थी मरियम, उन्होंने जो वोट जिहाद का मुद्दा उठाया था, उससे आज तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने क्यों किनारा नहीं किया? वोट जिहाद जिन्होंने अपील की थी सार्वजनिक रूप से, काफी चैनलों में दिखाया गया था, तो उससे क्यों नहीं किनारा किया? और एक जो भ्रम फैलाते हैं कि राष्ट्रपति साहब एक आदिवासी है, कांग्रेस अक्सर कहती है साहब आपने बुलाए नहीं राम मंदिर के शिलान्यास में। पहले तो मैं कहूंगा कि पहले तो कांग्रेस पार्टी क्लियर करे कि एक आदिवासी बेटी पहली बार राष्ट्रपति बन रही थी, तो उसके खिलाफ, उनके खिलाफ क्यों वोटिंग की कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा? एक आदिवासी बेटी को क्यों नहीं राष्ट्रपति बनने दी? और ये तस्वीर देखे ये साफ दिखाता है कि राष्ट्रपति को नृपेंद्र मिश्रा जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने न्योता दिया साहब 21 जनवरी 2024 की। ये तस्वीर है राम मंदिर में हिस्सा लेने की। तो कांग्रेस का जो झूठ है ना, वो जनता के सामने एक्सपोज्ड है। और प्रधानमंत्री जी कहते, गलत नहीं कहते, पिछले दरवाजे से साहब ये धार्मिक आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। हिडन एजेंडा था। क्या कहा था पटोले ने?
इनके नाना पटोले जो नेता आ रहा हूं, थे, बस मैं राष्ट्रपति जी के दौरे के तुरंत बाद वो कहते हैं कि मंदिर का शुद्धिकरण करना चाहिए। जैसे उनको राष्ट्रपति जी के जाने पर आपत्ति हो गई। कैसी बातें करे साहब, आदिवासी बेटी का अपमान कर रहे हैं। भले आपने अपने एजेंडा में छिपाने के लिए कहा कि प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने इसलिए ऐसा करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री तो 3 महीने पहले भी गए थे, उस समय तक आप क्यों चुप थे? एक आदिवासी राष्ट्रपति के जाने के बाद मंदिर के शुद्धिकरण की बात करेंगे तो टाइम ये मुद्दा आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी बरही में उठाया। उन्होंने भी ये कहा कि आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं न्योता दिया गया था मंदिर में। अभी बता रहे हैं प्रतुल जी बाकायदा तस्वीर दिखाकर कि नृपेंद्र मिश्रा मंदिर निर्माण समिति के जो सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, वो खुद गए थे वहां पर, उन्होंने निमंत्रण दिया था। वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। दूसरी बात, शिल्पी नेहा तिर्की, हमारे टाइम स्क्रीन में दिखाइए। आपको मैं बोलने में डिस्टर्ब नहीं, आप अपने जब बोलिए उसी समय दिखाइए भी। शिल्पी नेहा तिर्की आपके विधायक है मांडर से, 2 सवाल हैं आपके, जल्द में जवाब दीजिएगा। शिल्पी नेहा तिर्की ने कल मांडर में जनसभा लगा दिया। क्या आपके विधायक को भी नियम नहीं पता कि आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया, तमाम वीडियो वायरल हो गए, जबकि बाकायदा जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आप जनसभा नहीं लगा सकते हैं? ऋषिकेश जी जल्दी जवाब दीजिएगा। जल्दी नहीं, अभी बहुत सारे सवाल उठे, सबका जवाब लीजिए जी। बात उठी बीडी राम के बारे में, पलामू के से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। अब आप उनसे शुरू कीजिएगा, तब आप प्रतुल जी बात कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं अभिषेक जी, आप हमको टोक रहे हैं। आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, इसके बाद आप जो सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा। आप 1 मिनट शांति से मेरी बात ये सुन लें। वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, वो मेरे सवाल का जवाब दे रहे थे। नहीं, सवाल कांग्रेस पर उठेगा, कांग्रेस का पक्ष रखने में आया हूं, मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल मैं, आप पूछिए, कौन पूछे, कांग्रेस पर सवाल उठेगा, जवाब देना मेरा अधिकार है। बिल्कुल दीजिए वो, लेकिन अब बात हो जाने दीजिए, इतना देर में हो जाता। पलामू से बीडी राम जी जब प्रचार करने निकले थे अभिषेक जी, तो भी उनको विरोध का सामना करना पड़ा था। किसका? आम जनता का, कोई दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता का नहीं। आज वोटिंग के दिन भी उनको आम जनता का विरोध का सामना करना पड़ा। यह दिखाता है कि सांसद का जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के पलामू से, आम जनता उनसे नाराज है। और आज का दिन नाराजगी का दिन, सबक सिखाने का था जो वोट से देने जा रही है। साथी प्रवक्ता आजसू के कहा, आरक्षण को लेकर मोदी जी बार बार सभा में बोल रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। क्यों गारंटी देनी पड़ रही है? इसलिए कि हेगड़े जी, लल्लू सिंह, अरुण गोविल जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, इन्होंने कहा कि 400 सीट दीजिएगा तो आरक्षण हम खत्म कर देंगे। ये इनका आज का एजेंडा नहीं है अभिषेक जी। इतिहास उठा के देखिए, जब 1950 में संविधान पास हुआ, 3 दिन बाद भारतीय जनसंघ ने कहा कि इस संविधान से हम सहमत नहीं हैं। 1993 में उठा लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा, किसने? राजेंद्र सिंह ने, कि ये संविधान पर पुनर्विचार होना चाहिए। उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? मुरली मनोहर जोशी जी थे। 2001 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार थी, संविधान से संबंधित, ये आवाज कहां से आ रही है जी, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बनाने का काम किया, जिससे उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति ने उस कमेटी को भंग किया। 2015 में मोहन भागवत जी ने कहा कि संविधान पर विचार होना चाहिए। बताइए, बार बार संविधान बदलने की बात कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के नेता। और आज भी इनके प्रत्याशी, उस पर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? जो 4 प्रत्याशी संविधान बदलने की बात कही, भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों है? मोदी जी उनको सस्पेंड करते और ये बात कहते कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, तब माना जाता। एक तरफ आपके नेता बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप गारंटी दे रहे हैं। जुमलों से नहीं चलेगा देश, सच्चाई बताना चाहिए। मांडर पे आ जाइए, मांडर पे बताइए शिल्पी नेहा तिर्की। ये घटना का अभी हमको जानकारी नहीं है। अगर चुनाव आयोग का जो रूल है उससे इतर जाकर के उन्होंने अगर कोई सभा की होगी, रजिस्टर्ड हो गया साहब उनके खिलाफ, प्राथमिकी रजिस्टर्ड है, तो चुनाव आयोग अपना काम करेगी। और आज उमाशंकर अकेला ने एक दरोगा को उसका परिचय पूछने के कारण उनका कि तुम मुझे पहचानते नहीं हो, वो वीडियो भी थोड़ी देर के बाद आ ही जाएगा, हम भी स्क्रीन पर दिखाएंगे। उन्होंने भी खड़गे जी की सभा में, खड़गे जी पहुंचे नहीं थे, वहां भी जमकर बवाल काट दिया। चुनाव के पहले का ये दबाव आखिर क्यों दिखाई दे रहा है? नहीं, इस घटना की भी जानकारी अभिषेक जी नहीं है। दिन भर आज स्टूडियो में डिबेट था, खड़गे जी का कार्यक्रम था, चलिए चुनाव का दिन है आज, लेकिन इसका वीडियो आएगा तो बताइएगा और क्या कारण है, नहीं कारण है। अगर बयान आ जाए बरही विधायक उमाशंकर अकेला जी का, उसके बाद मैं उस पर भी पक्ष रखूंगा। लास्ट बात मैं करना चाहता हूँ, आदिवासी समाज की बात हो रही थी, जल्दी खत्म कीजिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी झारखंड आते हैं, सरना धर्म कोड पर आज तक उनका एक बयान क्यों नहीं आया? 10 साल में केंद्र की सरकार है, आदिवासी समाज के लोग उन पर उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी प्रतुल कब जी बयान देंगे। प्रतुल जी से जवाब मांग लेते हैं। सरना धर्म कोड पर आज तक बयान नहीं आया, प्रतुल जी और कब ये उस पर पास करेंगे जो झारखंड सरकार पास करके भेज दी थी। अब बताएं प्रतुल जी, जल्दी जवाब। मैं बस 2-3 पॉइंट बताता हूँ। एक तो इन्होंने कहा कि 1950 में भारतीय जनसंघ ने विरोध किया था, कि 1950 का ही जिक्र किया था। तो इनको मैं बता दूं, भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को हुई थी। जिस कालखंड का ये 1950 का जिक्र कर रहे हैं, उस समय तो भारतीय जनसंघ की स्थापना भी नहीं हुई थी। तो सरना धर्म कोड की बात कर रहे थे, तो 13 अक्टूबर 2014 को इनके ही आदिवासी कल्याण मंत्री वी किशोर चंद्र देव ने साफ कहा था कि सरना धर्म कोड इम्प्रैक्टिकल है और इसको लागू नहीं किया जा सकता। तमाम देश में अलग अलग धर्म कोड हैं और सैकड़ों, हजारों, सैकड़ों नहीं, मुझे लगता है इन्होंने कहा था कि लाखों ऐसी मांगे उत्पन्न हो सकती हैं अगर सरना धर्म कोड दे दें। और ये इस पत्र का जवाब दिया था जो सुदर्शन भगत ने 22 अगस्त 2013 को लिखा था। उसका जवाब दिया था वी किशोर चंद्र देव ने 11 फरवरी 2014 को कि सरना धर्म कोड नहीं लागू हो सकता। देखिए, सरना धर्म कोड को लेकर हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। हमारा मानना है कि हजारों वर्षों से जिन आदिवासियों ने अपनी पारंपरिक रीति रिवाज को जिंदा रखा है, साहब उनको पहला हक मिलना चाहिए। चलिए प्रतुल जी, लेकिन जवाब दे दिया आपने। आदिवासियों को इससे बाहर निकालने की ये बात माने तो चलिए जवाब दे दिया। एक बार आंसू का रुख करते हैं। 10 सेकंड में बोल सकते जल्दी बोले ऋषिकेश जी, जल्दी बोले। इन्होंने इतिहास की बातें बताई, लेकिन 10 साल से इनकी सरकार है अभिषेक। सरना धर्म कोड पर 10 साल में केंद्र की सरकार ने क्या किया? 60 साल से आप ही दे देते, आप ही लोग, कांग्रेस की सरकार दे देती। अरे उस समय मांग नहीं उठती, समय के साथ मांग उठती है। हाँ, आज 10 साल में ये जवाब नहीं दे रहे हैं। हमने जो नहीं कर पाया ये करके दिखा देते हैं। कर दिखाना चाहिए। हम नहीं कर पाए वो करके दिखाते। इसी पर नहीं सरकार चुना गया था। कांग्रेस नहीं की इस पर ये करेंगे। गिरिडीह में आंसू का की क्या तैयारियां हैं, जनता के लिए क्या संदेश है, जल्द से जल्द खत्म। अभिषेक जी, 13 समय की पाबंदी फरवरी 2014 काफी देर से कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था सरना धर्म कोड, उस पर जवाब नहीं दिया। आपकी सरकार आई, आप क्यों नहीं दे दिया 10 साल में? आशुतोष जी जल्दी बोलना होगा, नहीं तो साथी प्रवक्ता आपको बोलने नहीं देंगे। गिरिडीह में तैयारी पूरी है और गिरिडीह में लगातार कैंपेन किया जा रहा है हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा भी। और वहाँ चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि पिछले बार जो 2.5 लाख का मार्जिन था, ये बढ़कर अब इस बार 4 लाख होने जा रही है। तो ये हमारे गठबंधन की वहाँ बड़ी जीत होने जा रही है। और जो सरना का धर्म कोड की बात कर रहे थे, तो हमारे आंसू के जो विधायक थे, दिवंगत अभी नहीं है, कमल किशोर भगत जी लोहरदगा से, उन्होंने पहली बार यहाँ के विधानसभा में ये मांग उठाई थी सरना धर्म कोड के बारे में। अभी क्यों नहीं उठाया? और जिस समय ये अच्छे काम किए हैं, 2013 जब सुदर्शन भगत चौधरी ने इतने अच्छे काम किए हैं ना गिरिडीह में कि सुदेश महतो को ताकत लगानी पड़ रही है। कांग्रेस की सरकार थी। चंद्रप्रकाश चौधरी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि सुदेश महतो को जमीनी स्तर पर वहां ताकत लगानी पड़ रही है। और निश्चित तौर पर गिरिडीह में आजसू मजबूत है, कहीं ना कहीं से मजबूत है, लेकिन जनता में कहीं ना कहीं नाराजगी भी है। मैंने शुरू में भी कहा कि जब आप सत्ता में होते हैं तो एंटी इनकमेंसी बहुत ज्यादा होती है, प्रो इनकमेंसी भी होती है, लेकिन एंटी इनकमेंसी बहुत ज्यादा होती है और उससे जूझना एक चुनौती के रूप में उसको लेना चाहिए, नहीं तो परिणाम बदल सकते हैं। बहरहाल वक्त की पाबंदी है। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ जुड़े थे प्रतुल शाहदेव जी, बहुत धन्यवाद। प्रतुल शाहदेव जी बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जुड़े थे, कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी जुड़े थे, ऋषिकेश जी बहुत धन्यवाद आपका। और आजसू से आशुतोष तिवारी जी जुड़े थे, आशुतोष जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।